इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया एसबीआई को झटका? क्यों लग रहा है एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन पूरी तरह से नहीं किया? क्या एसबीआई ने लिस्ट में कोई फेरबदल कर दिया है? एसबीआई ने चंदा देने वाले लोगों के बारे में तो बता दिया, लेकिन किसने किसे और कितना चंदा दिया ये बात सामने क्यों नहीं लाई गई? इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बॉन्ड नंबर का खुलासा क्यों नहीं किया गया? ये कई सवाल हैं जिसे लेकर एसबीआई एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई। क्या होते हैं ये बॉन्ड नंबर जिसे ना देने के कारण एसबीआई को लिस्ट देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है? सब बताएंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 12 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी 14 मार्च की शाम इसे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अब ये लिस्ट पब्लिक डोमेन में है और इस पर जमकर चर्चा हो रही है। चर्चा है सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों की, चर्चा है सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टियों की, लेकिन इन दोनों के अलावा एक और चर्चा है, वो है एसबीआई की इस लिस्ट पर। एसबीआई ने 2 लिस्ट इलेक्शन कमीशन को सौंपी है। उनमें से एक लिस्ट 337 पन्नों की है, जिसमें उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने 12 अप्रैल साल 2019 से 11 जनवरी साल 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। तो वहीं दूसरी लिस्ट है जिसमें 426 पन्नों में उन पार्टीज के नाम हैं जिन्होंने इसी दौरान यानी 12 अप्रैल साल 2019 से लेकर 24 जनवरी साल 2024 तक मिले हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भुनाया है। खैर, एसबीआई ने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिस्ट को जारी कर दिया, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एसबीआई को झटका दिया है। दरअसल एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने और भुनाने वालों का नाम तो दे दिया, लेकिन बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बॉन्ड नंबर नहीं दिया। अब बॉन्ड नंबर क्या होता है? बॉन्ड नंबर वैसा होता है जैसे कि एक चेक या फिर एक डिमांड ड्राफ्ट या फिर एक करेंसी नोट का एक सेपरेट नंबर होता है, एक कोड होता है। बिल्कुल वैसा ही एक कोड इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भी छपा होता है। ये कोड बॉन्ड के कागज पर छपा एक सीक्रेट नंबर है। सीक्रेट इसलिए क्योंकि इसे केवल अल्ट्रावायलेट लाइट में ही देखा जा सकता है। इसे चुनावी बॉन्ड पर सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, जिससे उसकी खरीद या फिर उसे भुनाने की तारीख से जोड़ा जा सके। इसी नंबर से ये बात भी पता लगाया जाता है कि इस नंबर के बॉन्ड को किसने खरीदा और इसे कब और किसने भुना लिया। बिना इस नंबर के ये बात पता नहीं लगाई जा सकती कि किस शख्स या फिर किस कंपनी ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा है और किसे इसे चंदे के तौर पर दिया है। कोर्ट ने एसबीआई को कहा कि बॉन्ड खरीदने वाले और उन्हें पाने वाले पॉलिटिकल पार्टीज की पूरी जानकारी यूनिक आईडी के साथ शेयर की जाए, ताकि चंदा देने वाले और चंदा पाने वाले सभी लोगों की जानकारी एक ही जगह पर हो और चंदे के इस पूरे लेन देन का आंकड़ा एकदम साफ साफ हो पाए। 5 फरवरी को संविधान पीठ के सर्वसम्मत फैसले से विवादास्पद चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म कर दिया गया। अदालत ने एसबीआई को 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को चुनावी बॉन्ड खरीदारों और उन्हें प्राप्तकर्ता यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन मिला है उस अमाउंट को बताने का निर्देश दिया था और चुनाव आयोग को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर इस जानकारी को प्रकाशित करने के लिए कहा था। लेकिन एसबीआई ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर 30 जून तक का समय मांगा। एसबीआई ने अपनी याचिका में कहा था कि उसे और समय चाहिए, क्योंकि 12 अप्रैल साल 2019 से 15 फरवरी साल 2024 के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों को दान के लिए कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल किया गया था। अब इन सब का डेटा एक साथ निकाल पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन 7 मार्च को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने चुनावी बॉन्ड विवरण का खुलासा करने के लिए अदालत की 6 मार्च की समय सीमा का पालन न करने पर एसबीआई और उसके अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। इस याचिका की पैरवी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कर रहे हैं। इस लिस्ट के सामने आने के बाद कोर्ट में जब 15 तारीख को सुनवाई हुई, उसके बाद प्रशांत भूषण ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन सुनी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो इन्फॉर्मेशन आपने पॉलिटिकल पार्टीज से मंगवाई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज बताएं कि किसने उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए, वो हमने सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल सबमिट कर दी थी, तो हमारे पास उसकी कॉपी नहीं है, तो उसको हम अपलोड नहीं कर सकते जब तक वो कॉपी हमको वापस ना दी जाए। कोर्ट ने बोला अच्छा ठीक है, तो हम इसको डिजिटाइज खुद कर लेंगे
और उसकी ओरिजिनल्स और डिजिटाइज कॉपी आपको कल तक दे देंगे और आप परसों तक उसको अपलोड कर दीजिए। उसके बाद कोर्ट ने खुद ये इशू रेज किया कि स्टेट बैंक ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें जो बॉन्ड नंबर्स हैं जो हर एक जने ने खरीदे और जिस पार्टी ने वो बॉन्ड रिडीम करे उनके बॉन्ड नंबर्स नहीं दिए हैं। तो वो कुछ ऑर्डर पास करने जा रहे थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि भाई स्टेट बैंक तो अभी है नहीं, वो पार्टी है नहीं, तो इसलिए उनको नोटिस इशू करे बगैर आप ऑर्डर मत पास करिए। तो उन्होंने स्टेट बैंक को नोटिस दिया है मंडे के लिए और मंडे को इसकी सुनवाई होगी कि स्टेट बैंक ने बॉन्ड नंबर्स क्यों नहीं बताए, परचेजर के भी और जिसने वो रिडीम करे हैं उनके भी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर छपे यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड की जानकारी नहीं देने पर एसबीआई ने अपना भी तर्क दिया। बैंक का कहना है कि क्योंकि ये कोड एक सीक्रेट कोड होते हैं जिन्हें अल्ट्रावायलेट लाइट में ही देखा जा सकता है, ऐसे में हर एक बॉन्ड की जानकारी निकालने में काफी समय लग सकता है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि हमारा स्पष्ट निर्देश था, हमने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित पूरा ब्यौरा देने को कहा था, लेकिन यूनिक नंबर की जानकारी साझा नहीं की गई। इसकी जानकारी एसबीआई को तुरंत ही देनी होगी। खैर, इस मिसिंग बॉन्ड नंबर की जानकारी साझा करने के लिए एसबीआई को 18 मार्च तक का समय दिया गया है। सोमवार को होने वाली सुनवाई में कोर्ट एसबीआई से सवाल करेगी और उसे पूरी जानकारी देनी होगी। खैर, आपको क्या लगता है, क्या एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रहा है? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो एसबीआई कोर्ट के और लोगों के सामने नहीं लाना चाहता है? और क्यों एसबीआई पहले डाटा देने में आनाकानी करता है और जब डाटा देता है तो अधूरा देता है? आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और स्विच को सब्सक्राइब करें।